नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। रियासत की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी में जो नेता छोड़कर जा रहे हैं या उनकी पार्टी में जो विद्रोह देखने को मिल रहा है उसके पीछे नागपुर का हाथ है, यानी कि संघ उसके पीछे वजह बन रही है। इससे पहले इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि लखनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 संदिग्धों को वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इनसे कुछ पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये लोग हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को असला प्रोवाइड किया करते थे, दिल्ली से आ रहे थे और कुछ शक हुआ पुलिस को, उन्होंने हिरासत में लिया। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे चैनल हेड विनोद जी से। विनोद जी, क्या कहा जाए कि जिस तरह से इन संदिग्धों की जो गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में जो लिया गया है, क्या लगता है कि अब जो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये लोग दिल्ली जाकर बाहर जाकर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो रियासत में के हालातों को और ज़्यादा खराब करे? देखिए ललित जी, एक तो सारी चीज़ें पुलिस ने विस्तार में नहीं बताई हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मामला सेंसिटिव है। जो हमें अपने ज़राया से, सोर्सेज से पता चला है उसमें ये बात है कि ये लोग छोटे आर्म्स सप्लाई करते थे हिजबुल मुजाहिदीन को। उन छोटे हथियारों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने पॉइंट ब्लैंक से फायरिंग करनी हो। कोई छोटा पॉलिटिशियंस हो, उसको टारगेट बनाना हो किसी के कहने पर, तंजीम के कहने पर, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है उनको डाउट हो कि ये कहीं ना कहीं मैसेज पास ऑन करता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मिलिटेंट्स की, तो उन लोगों के लिए पॉइंट ब्लैंक से यूज़ किया जाता था। वो वेपन सप्लाई करते थे। ये ना जाने कब से सप्लाई कर रहे थे, लेकिन कल एक पुख्ता इन्फॉर्मेशन थी, उसके आधार पर इनको अरेस्ट किया गया है। अभी तक पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि उनसे क्या क्या बरामद किया गया है, लेकिन इस बात की तस्दीक पुलिस ने कर दी है कि दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते रहे, उन्हें असला प्रोवाइड करते रहे। सर, एक और चीज़ फिर तो यहाँ पे और भी ज़्यादा दिक्कत है कि ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये स्लीपर सेल्स का काम करते हैं। इन पर ज़्यादा ना तो कोई इनके केसेस होते हैं और ना ही ये पब्लिकली इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या कहा जाए, एक बड़ी कामयाबी कि उनको पहचानने में पुलिस को मतलब कि इतनी बड़ी कामयाबी क्या है कि उनको पहचान लिया गया? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितना असला है, इन्हें किस किस जगह और कहाँ कहाँ पे पहुंचाया है, ये पता चलने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि ये मिलिटेंट्स जो पकड़े गए हैं, संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, वो वाकया ही में एक बड़ी बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की, या फिर तीर तुक्का लग गया हो, पकड़े नारकोटिक्स के लिए गया हो तो जब पूछताछ की गई हो तो चीज़ असले निकला हो। लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चल रहा है और हम भी नहीं चाहेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की दखल अंदाजी करे, क्योंकि ये मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और अगर इस तरीके से छोटे आर्म सप्लाई होते रहे तो फिर आने वाले दिनों में कश्मीर के हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। पुलिस को अपने हिसाब से पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए और जो आउटकम्स आएंगे मुझे लगता है कि पुलिस मीडिया के समक्ष जरूर रखेगी। चलिए, महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे। पार्टी तोड़ने का आरोप संघ पर। नागपुर ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। नेता लोग जो छोड़कर जा रहे हैं, पूर्व मंत्री छोड़कर जा रहे हैं, वो संघ का हाथ है उसमें। क्या कहा जाए कि अपने कुंबे को बचाने की जो कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती, उसमें आज उन्होंने अपना दर्द बयां किया, शिकायत की, क्योंकि आज मुफ्ती साहब की 3री बरसी भी है उनके इंतकाल की। देखिए, इसको हम डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म बनी हुई है कि ये एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद का देहांत हुआ था और उसके बाद काफ़ी सारे लोग भाजपा मुख्यालय के साथ संपर्क में थे और वो दावा भी कर रहे थे कि बिना महबूबा मुफ्ती के भी सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जो कमिटमेंट हुई थी, उस कमिटमेंट को ना तोड़ते हुए बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ ही सरकार बनाई और ये सरकार शायद चलती भी रहती अगर भारतीय जनता पार्टी इतना चुप करके ये फैसला नहीं लेती कि हमने सपोर्ट विड्रा करनी है और सरकार को गिराना है। अगर हल्की सी भी भनक
0.0001% भी भनक अगर पीडीपी को लगी होती, पीडीपी ने पहले अपनी सरकार गिरा देनी थी। लेकिन बीजेपी में ऐसा किया और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है, और जिसके कारण अब उस जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के बयानबाजी दी जा रही हैं। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अमित शाह की और महबूबा की जब बात हुई थी तो अमित शाह ने उनको बताया था कि आपके कितने एमएलए हमारे संपर्क में हैं, जब इन्होंने दोबारा से महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनानी थी। तो कहीं ना कहीं अब डैमेज कंट्रोल के लिए संघ का नाम जोड़ा जा रहा है, भाजपा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अनावश्यक लोगों को तंग कर रही हैं कश्मीर में। क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है कि जो एक माला पिरोई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, एक बड़े सुलझे हुए सीजन्ड पॉलिटिशियंस थे, वो माला आखिर बिखरती नजर जा रही है। क्या कहा जाए कि महबूबा मुफ्ती की उन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, जब ऐसे आसार लग रहे थे कि हाँ अब सरकार बनेगी, पीडीपी के एमएलए टूटने की कगार पर है और वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त कहा था दिल्ली को कि अगर मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई या मेरे एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई तो दिल्ली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यहाँ पर आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। वो बयान कोई असर नहीं कर पाया आम पब्लिक में। तो अब ये भावनात्मक जो इन्होंने एक एड्रेस किया आज लोगों को, ये उसका एक वो है जरिया, क्योंकि वो बयान तो इनका काम नहीं आया। देखिए, आज पुण्यतिथि थी स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की, और आज जो उन्होंने पब्लिक रैली को एड्रेस किया है, उस पब्लिक रैली में लिटरली उन्होंने माफ़ी मांगी है, महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी मांगी है पब्लिक से, और ये कहा कि जो मैंने अपने बयान टाफ़ी और दूध को लेकर के दिए हैं वो गलत बयान थे। मैं भावनाओं में बह गई थी और मैंने उन बच्चों में अपने बच्चे देखे थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। क्योंकि ज़रूरी है पार्टी को बचाना है। पार्टी को बचाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को भी क्रिटिसाइज करना है। नागपुर के भारतीय आरएसएस का मुख्यालय नागपुर भी जाना पड़ेगा आपको। आप वहाँ छोड़िए, झंडे वाला दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती को अपनी पार्टी बचाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, दोबारा वापसी के लिए ये अपना पुराना अंदाज जो 1999 में जब फाउंडेशन हुई थी, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था, वो अंदाज एक मर्तबा फिर महबूबा मुफ्ती को अपनाना पड़ रहा है। लेकिन अगर इनके बयानों की बात की जाए तो मुजफ्फर हुसैन बे के बयान में और इनके बयान में काफ़ी अंतर है। आज वो भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपनी पार्टी का विरोध किया कि हमने पंचायती चुनावों में और जो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव थे उसका बहिष्कार करके हमने गलत किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 35 से जब तक इस पर मसले का हल नहीं होगा हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या कहा जाए कि अभी भी पार्टी में एक मत नहीं है? देखिए, कुल मिला के ये देखा जाए कि अब पार्टी में एक बड़ा कद लेकर के मुजफ्फर हुसैन बेग हैं। इस वक्त सबसे टालेस्ट लीडर जो है मुजफ्फर हुसैन बेग हैं, और आज की स्टेटमेंट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया। हालांकि मंदिर के मुद्दे पर यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कोई विधायक नहीं लाएंगे, मामला जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो संपन्न होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरह ये कहा। और दूसरा ये कहा कि जो लोग जा रहे हैं उसके लिए पार्टी की भी गलतियां हैं। वो गलतियां क्या है वो एक पार्टी की जब अपनी मीटिंग होगी उसमें बताया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ माना कि जब रेत में घास दिखती है तो लोग उस दौड़ भागते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जो पार्टी के हेल्म ऑफ द अफेयर में थे और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। वही तो मैं कह रहा हूं कि इन बयानों से क्या समझा जाए। देखिए, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज। मैं आपको बताऊं कि जब पार्टी का गठन हुआ था तो हम तब से कवर करते आ रहे हैं इस पार्टी को। ये महबूबा मुफ्ती हों, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद हों, ये 20-20 लोगों की रैली भी एड्रेस करते रहे हैं। मैं 2-4 दिन तक हम डोडा, पुंछ, राजौरी की तरफ इनके साथ जाते रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी ये माना जाता था कि महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर कश्मीर दिया गया है और मुफ्ती मोहम्मद सैयद यहाँ देखते थे। अब
मुफ्ती मोहम्मद सईद की कमी खल रही है तो वो मुजफ्फर हुसैन बेग उस कमी को पूरा कर रहे हैं, और यही एक वजह है कि वो जम्मू के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। क्या कहा जाए कि उनका जो पहले भी कद बहुत बड़ा था, लेकिन बीच में उन्हें कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया गया। अब फिर से इतना बड़ा कद उभर कर आया मुजफ्फर हुसैन बेग साहब का, जो उन्होंने धमकी दी थी कि मैं यहाँ पे घुटन महसूस कर रहा हूँ, और अगर मैं सजाद लोन की पार्टी में जाता हूँ तो मेरे दोस्त की वो बेटा है, ये मेरे अपने बेटे की तरह, तो मैं मतलब खुशी महसूस करूंगा। इस बयान से भी महबूबा मुफ्ती को डर लग गया, तो उन्हें इतनी पावर दे दी कि चाहिए आप जम्मू को कंट्रोल करिए, जम्मू में अपनी पैठ बनाइए। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुजफ्फर हुसैन बेग एक बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े वकील, सीजन्ड पॉलिटिशियंस और एक पकड़ रखने वाले कश्मीर में, उसके साथ साथ एक इमोशनल भी हैं। उनके मुफ्ती साहब के साथ इमोशंस जुड़े हुए थे, और शायद आज इसी वजह से आज वो पार्टी के साथ है। अदरवाइज उनको लेने के लिए हर एक सियासी जमात, जो बयान आया था वो भी एक बहुत बड़ा, बड़े सियासी जमातें उनके साथ किसी भी कीमत में उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो इमोशनल है, ये इस बात से पता चलता है। देखिए, ऑड वक्त में जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके पर को कतरने की कोशिश की गई और तारिक हमीद करा को उनके पैरेलल खड़ा किया गया, और इससे पहले गुलाम हसन मीर को लेकर के भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद इनकी चलती रही। उसके बावजूद भी मुजफ्फर हुसैन बेग ने पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऑफर्स उनके पास थे, वो बेग साहब जानते हैं या फिर जराया जानते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। बीच में उनको जब मुजफ्फर हुसैन बेग को एमपी बना दिया गया और रियासत की पॉलिटिक्स में उनका रोल बिल्कुल कन्फाइंड कर दिया गया, तब भी थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़रूर व्यक्त करते, क्योंकि सीजन्ड है, नॉलेजेबल पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उन्होंने मुफ्ती साहब के साथ कभी बगावत नहीं की। लेकिन अब जब ऐसे हालात बने हैं तो अब भी उनके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया, और आज वो पार्टी के साथ जुड़े हुए। सर, जिस तरह से बुशारत बुखारी साहब, इमरान अंसारी, जो अंसारी बंधु हुआ उनका जाना, जावेद मुस्तफा मीर का पार्टी जाना, क्या इससे पार्टी कमज़ोर हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सिटिंग एमएलएज हैं, वो लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर होती है, और यही एक वजह है कि अब पार्टी को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, और डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही है। ये एक वजह है जिस तरीके से अब फार्मर चीफ मिनिस्टर वो मुफ्ती अपना यू टर्न ले रही हैं, जो बयानबाजी वो कर रही हैं, और वर्कर्स को, कार्यकर्ता को बार बार उनसे मीटिंग की जा रही है, माफ़ी मांगना, पब्लिक से माफ़ी मांगना, ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को झटका ज़रूर लगा है। अब मैं बात करूंगा सेंटर की पॉलिटिक्स पर। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जो सरकार है उनकी, एनडीए की, और ये फैसला लेना कि सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात की, क्या कहा जाए कि ये उस चीज़ को कंट्रोल करने की एक उसके पैरेलल एक ये आरक्षण लाना, जिसमें एक जो हमने देखा था 3 राज्यों में जो हार मिली और सवर्णों को जो नाराज़गी झेलने, मतलब इन्होंने झेली, सवर्णों की नाराज़गी झेली, और 3 राज्यों में अपनी सरकार इन्होंने गंवा दी, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, जिसमें, और उस फैसले को भी देखने का असर मिला जिसमें इन्होंने अध्यादेश लाया था कि अगर कोई किसी दलित को कोई जाति सूचक वगैरह था तो तुरंत जो गिरफ्तारी वो नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि ये जो कानून है इसको बदला उन्होंने, लेकिन इन्होंने अध्यादेश ला के फिर वही रख दिया। क्या कहा? उसको कंट्रोल करने के लिए जो नाराज़गी थी उसको अब कंट्रोल करने के लिए ये आरक्षण लाया गया। देखिए ललित, एक तो आरक्षण वर्ड ही ऐसा है जिसको लेकर के हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जाति राय होती है। आरक्षण रियासत जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जाति राय हो सकती है। लेकिन इन 3 राज्यों में, खासतौर पर 2 की बात करूंगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार कोई बड़ी हार नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में तो सुपड़ा साफ हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इन 2 राज्यों में बड़ी हार नहीं हुआ है। लेकिन हार का कारण यही बताया जाता है कि जो स्वर्ण जाति के लोग थे उनकी नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ रहा है। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमने एससी के साथ काफ़ी कुछ किया,
लेकिन बदले में वोट उनको नहीं मिल पाया है। तो लिहाजा ना खुदा ही मिला ना भी साले यार हुआ, ना कहीं ऐसा ना हो ना एससी का वोट मिले और दूसरा स्वर्ण भी हमसे नाराज हो जाए, तो क्यों ना ये एक मूव चला जाए, 10% ऐसे स्वर्ण जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या कहा जाए, इन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब देखना है कि विपक्ष पार्टी किस तरह इसका विरोध करती है इस बिल का। देखिए, हिट किया है, बाल हवा में है, बाउंड्री के पार जाती है या बीच में रह जाती है, लपक में आ जाती है, खेला ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये शायद पहले कर देते, 2014 के जब सरकार बनी थी उसके बाद तुरंत कर देते, तो आज इनको काफ़ी सारा लाभ हो सकता था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल कल फिर हम हाजिर होंगे और ऐसे ही बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और उस खबर के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयान आते हैं उसमें इन पार्टियों का क्या फायदा होता है और इसकी हकीकत क्या है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।